गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारी आईएएस दरबार की टीम बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला। और हमको व्यस्तता आपकी पता रहता है, क्योंकि बहुत बहुत कम समय कभी कभी बात हो पाती है। लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि आज हमारे बच्चों को गाइडेंस मिले। काफी बच्चे बहुत दिन से कह भी रहे थे कि सर एक बार आप बात करते रहते हो, सर की एक बार बात मिलवा दीजिए, सर से बात हो जाए। तो जैसे कि मैंने यह जैसे हमारे सबसे बच्ची बड़ी समस्या है कि बच्चों के जो बच्चे तैयारी पहले से कर रहे हैं और कुछ बच्चे नए हैं हमारे पास में। तो जो नए बच्चे हैं वो मोटिवेटेड कैसे रहें, और जो पुराने बच्चे हैं जिनको 3 साल 4 साल हो गई है इस यूपीएससी के दौरान तैयारी करते हुए, उन पे घर का प्रेशर है, खुद का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, कई सारे प्रेशर से वो गुजरते हैं। तो कई बार कॉल करते हैं कि हम तैयारी को छोड़ रहे हैं। तो आप हमारे बच्चों को किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? तो एक बार इस पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है। बड़ा अच्छा लग रहा है स्टेनर तुम्हें इस फॉर्म में देख के, और वो तैयारी के दिन भी याद आ रहे हैं साथ तैयारी करना। जो अभी तुमने दो बातें की कि कुछ बच्चे आपके पास नए हैं और कुछ बच्चे 2 साल 3 साल से इस तैयारी की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बिल्कुल। सो जो 3 साल से लगे हुए हैं उनका एक एक बात तो बिल्कुल उनके बारे में पक्का है कि वो संघर्ष जो करने की प्रक्रिया है उसको जानते हैं, क्योंकि वो लगातार 3 साल से अगर उस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं तो वो उससे कहीं ना कहीं वाकिफ तो हैं। जहां तक नए बच्चों की बात है वो है कि उन्हें कैसे मोटिवेटेड रखा जाए। बिल्कुल। देखिए, जब बच्चा नया किसी भी तैयारी में आता है, आप इस पूरे प्रक्रिया की प्रिपरेशन के दौरान इस चीज से रहिए अवगत कि आपको लो हाई ये मोड चलेगा। आपके जीवन में जो क्रस्ट ट्रफ जो उतार चढ़ाव है वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा ही है। और आपको ध्यान ये रखना है कि क्या आपने आज शुरू किया या 2 साल से कर रहे हैं या 3 साल से कर रहे हैं। अगर पूरी प्रक्रिया में केवल एक बात ध्यान रखनी हो तो वो ये है, क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? बस। बिल्कुल। अगर आपका विश्वास आपके लिए है तो आपको किसी भी प्रेशर कुकर में आने की जरूरत नहीं है। आप समझिए उस चीज को। अगर मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूं तो फिर बाकी सारे प्रश्न बेमायने हो जाते हैं कि इसका वो प्रेशर है, पड़ोसी का ये प्रेशर है, घर वाले। अगर उस प्रेशर का नाम आप उम्मीद रख देंगे तो वो जो दबाव है आपके ऊपर वो कम हो जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे आप बात करते हैं या जिसकी आप मानते हैं, आपके केस में आईएएस दरबार के केस में आप ही हो गए मान लो, इन सब के लिए उनको लगातार ये समझाइए कि सबसे पहले जिस दिन लगे ये प्रेशर दे रहा है, वो प्रेशर दे रहा है, उन सब चीजों को छोड़ के बस एक क्वेश्चन करें खुद से, क्या उनको आज भी अपने ऊपर उतना विश्वास है जब उन्होंने तैयारी शुरू की थी, या जिस दिन उसने तैयारी करने की सोची थी, क्या वो विश्वास आज भी वो कायम है? अगर वो विश्वास डगमगा रहा है तब कुछ करने की जरूरत है। वो कब डगमगाता है? उसी से अगला चरण तैयारी का शुरू होता है। आपको ये देखना है कि चीजों को आप समग्र रूप से समझ रहे हैं कि नहीं। हम ओवरऑल को छोड़ के एक बार हिंदी साहित्य पे ही बात करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं अगर मैं खाली साहित्य की बात करूं, सो 2-3 चीजें आती हैं साहित्य में कि साहित्य रेलेवेंट है कि नहीं है, मेरा बैकग्राउंड साहित्य का है कि नहीं है। सो आप जानते हैं, मैं बता दूं आपके विद्यार्थियों के लिए, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में रही, और 12th में जो हम लोग वो एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी विषय को पढ़ते हैं, उसके अलावा मैंने हिंदी पढ़ी नहीं थी। उसके बाद की मेरी एजुकेशन जिसमें मैंने डॉक्टरेट भी किया वो सब मेरा इंग्लिश मीडियम में था। ये इसलिए बता रहा हूं कि ताकि ये बच्चे अपने आप को हिंदी साहित्य से कैसे जुड़ना है वो समझ पाए। कि पहले दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको किसी पृष्ठभूमि की जरूरत है। जब मुझे ये डाउट हुआ तो मैंने भी पूछा कि क्या मुझे हिंदी साहित्य लेना चाहिए या जिसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की या कोई आगे फर्दर स्टडीज की वो लेना चाहिए। तो एक बड़ा बड़ा आसान सा मुझे उत्तर मिला उस टाइम। और मैं जब भी आईएएस एस्पिरेंट से, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट से बात करने की कोशिश करता हूं तो मैं जरूर बोलता हूं, आंख बंद करके बस एक बात सोचिए, आपको सपने किस माध्यम में आते हैं? सही। अगर आपको सपने हिंदी में आते हैं, आपने कोई भी विषय पढ़ा हो, हिंदी साहित्य,
आप बहुत सहज रूप से ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि क्या मुझे ये विषय लेना चाहिए, तो वो तो बहुत संकोच, आप अपने आप आंख बंद करें, एक अपने आप से प्रश्न करें, मुझे सपने इंग्लिश में आते हैं, फ्रेंच में आते हैं, जापानीज में आते हैं, किस किस लैंग्वेज में मुझे सपने आते हैं, क्या इंग्लिश में सपने आते हैं मुझे? अगर नहीं आते तो आपकी एजुकेशन चाहे इंग्लिश मीडियम की रही हो, कुछ भी रही हो, माध्यम आपका उसमें अड़चन नहीं बनेगा। देखिए, यूपीएससी का जो पेपर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का पेपर है। बहुत ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आप जो सोचते हैं, जो आपने याद किया है, जो आपने समझा है, या जो आपने अर्जित किया है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, क्या आप उसको सही से एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्या आप उसको बता पाते हैं? देखिए, पेपर पेपर बोलेगा, जो आंसर सीट है वो बोलेगी आपकी, आप वहां बताने नहीं जाएंगे। तो अगर आप मन में कुछ सोच रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं और उन दोनों में तारतम्यता नहीं है, तो फिर वो बात प्रभावी रूप से आ नहीं पाएगी। तो पहली बात तो जो संशय लोगों के बीच में रहता है कि क्या मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, क्या हिंदी साहित्य में लूं। दूसरी बात, कई बार इस चीज को लेके बड़े दुविधा में रहते हैं, मैं तो जी साहित्यिक लेखन शैली ने मेरी नहीं है, तो क्या मुझे हिंदी साहित्य लेना चाहिए? देखिए, हिंदी साहित्य माध्यम से वो आपकी साहित्यिक शैली का वो एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं क्या आप अपनी बात को उन भावों के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। दूसरी बात, हर साहित्य की एक एक विशेष शैली है। याद होगा जब हम लोग तैयारी करते तो मैं मैला आंचल के बारे में हम लोग पढ़ते थे। यस यस। सो रेणु के बारे में जब मैं कोई आंसर हम लिखते थे और डिस्कस करते तो हम यही कहते थे कि ये मत समझो कि रेणु कुछ पात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने नए बच्चों को कितना पढ़ाया कितना नहीं, बट मैं एक छोटा सा संदर्भ लेना चाहता हूं उन बातों से जो हम लोग किया करते थे उस समय। वो आज भी मुझे याद है कि अगर आपको रेणु को लिखना है, मैला आंचल में लिखना है, तो आप ये महसूस कर लीजिए कि जिस गांव की यात्रा वो करा रहे हैं उसमें आप स्वयं जा रहे हैं, और अगर उस यात्रा को आप आंखों देखी हाल रेणु के लैंग्वेज में, रेणु की साहित्य के हिसाब से लिख पाएंगे, उड़ेल पाएंगे उसको अपने आंसर में, तो आपने आधी जंग जीत ली। दिक्कत बस इतनी है कि हम अपने आप को उस आंसर सीट, बहुत पता है हमारे बच्चों को, हमें भी पता था, आपको भी पता है, बट हम एक्सप्रेस कैसे करें, अपने आप को उतारे कैसे? अगर उस आंसर शीट में कोई लिखा है बिना नाम बताए, कैसे पता चले नहीं यही वो है जिसकी जरूरत है सरकार को या देश को? तो भाषा, उसका लेखन, साहित्य के बारे में बात। और देखिए, मैं थोड़ा सा, आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं उस समय सर्विस में भी था, किसी अलाइड इसमें, डिफरेंट सर्विस में सेक्शन ऑफिसर। और तो हिंदी मैं इसी को एक थोड़ा क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे हैं जैसे बोलते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कई बार बोला भी कि जो हमारे भाई साहब हैं वो सर्विस में रहते हुए उन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया। तो कुछ लोगों के डाउट रहता है कि हम क्या सर्विस में रहते हुए भी क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या यूपीएससी पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते। तो इस विषय भी थोड़ा सा आप चर्चा कीजिएगा। बस मेरा अगला अगला मेरा यही था। मैं एक चीज समझा दूं, ये जो बात बीच में फैली हुई है ना कि आपको 16 घंटे पढ़ना, 17 घंटे पढ़ना है, ये सही नहीं है। ये जिसका जो दबाव है ना, मैं कई बार व्यथित भी रहता हूँ इस चीज से कि हमारे विद्यार्थियों को इतना मिसगाइड हो जाता है कई बार। बिल्कुल, आप इतना समझिए कि आप उस प्रक्रिया के दौरान आनंद लेना शुरू कीजिए, फिर आपको पता चलेगा जो वो टाइम की रिलेटिविटी की थ्योरी है कि कब समय किस स्पीड से गुजरता है और कैसे चलता है। आपको एक बार बैठना है, आप ये देखिए कि हाँ, मैं पढ़ने बैठ गया हूं और मेरे ये 30 मिनट या 40 मिनट का ये छोटा सा टारगेट है कि मुझे एक चैप्टर आज इसका, मैला आंचल या कोई भी प्रेमचंद, वो पढ़ना है। आप उसको 30 मिनट में जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, उसके बाद उसको बंद कीजिए और अपने आप को रिप्रोड्यूस कीजिए। इसको थोड़ा सा साइंटिफिक बताना चाह रहा हूं सत्येंद्र यहाँ। पढ़ने का, आपने कितना पढ़ा इसका पेपर नहीं है, कितना खाया उससे मतलब नहीं है, कितना पचा उससे मतलब है। तो आप 3 घंटे ले बैठे रहिए, अलग अलग आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो दिमाग को इतनी आदत डलवानी पड़ेगी। सिंपल, 30 मिनट में पढ़ रहा हूं, 31वें मिनट में बंद कर दूंगा, या वो चैप्टर जब पूरा होगा तो बंद कर दूंगा
और फिर मैं अपने आप से पूछूंगा कितना याद रहा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना कि जब जरूरत पड़े तो जो इंफॉर्मेशन दिमाग के जिस कोने में बैठी थी, क्या मैं वहां से बुलाने का उसको रास्ता बता चुका हूं। जब आपने दूसरी बार पूछा तो आपको लगेगा यार ये 30 मिनट में मुझे कुछ याद नहीं हुआ क्या। आप फिर सोच लीजिए कि वो 30 मिनट आपके गए, आपने कुछ नहीं पढ़ा था। तो अब जब दोबारा पढ़ेंगे तो नेचुरली आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ आज कंसंट्रेशन मेरी ज्यादा है। और जब 30 मिनट के बाद अपने आप बताएंगे यस, हाँ प्रेमचंद ने ये बोला था, जयशंकर प्रसाद ने ये बोला था, या निराला ये कहना चाहते हैं। तो जब आप वो 5 मिनट में रिकॉल कर पाएंगे उसके बाद तो बोलिए अपने दोस्तों के साथ। हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितनी ज्यादा बात करेंगे साहित्य के क्वेश्चंस की, कि मैला आंचल में ये उसका एनालिसिस था, ये उसका प्रयोजन, कबीर ऐसे कहते हैं, सूरदास की ये बात है, आप जितना डिस्कस करेंगे वो बात याद की हुई, बातें की हुई, वो आपको वहां रिप्रोड्यूस होंगी। उसके अलावा एक जो पॉइंट मेरी तरफ से मैं डालना चाह रहा हूं, चीजों को संपूर्ण रूप से देखना शुरू करें बच्चे। आप सब्जेक्ट पढ़ें, एक बार पढ़ें, उसके बाद आप उसको देखें कि यस ये चीज है। कुछ चीजें तो नेचुरली जैसे व्याकरण है वो याद करने की है, तो आपको वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। बट अगर आपने गोदान पढ़ ली है एक बार, तो गोदान के डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर हैं, आप लोग जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उन क्वेश्चन पेपर पे एनालिसिस शुरू करें कि हाँ मैं अगर लिखूंगा तो ये 5 पॉइंट लिखूंगा। पहले बोलें अपने आप को मैं ये लिखूंगा, फिर वो आपको दिखाएं। और साहित्य ऐसा है कि तैयारी करते करते आपको अच्छा लगने लगेगा। कई बार मन के जो भाव हैं, उतार चढ़ाव हैं, आप निराला पढ़ते हैं, आप ओज से पूर्ण हो जाते हैं, तो नेचुरली अपने आप ही आपको ठीक लगने लग जाता है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले मन के उतार चढ़ावों को भी ध्यान में रख ले, तो वो तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया ना आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। या जैसे कि भैया, जैसे आपने भी बात करी, तो मैंने भी बच्चों को कुछ दिन पहले निराला जी की एक कविता है हमारे पाठ्यक्रम में, और आपने तो पढ़ी है वो, राम की शक्ति पूजा। तो मैंने बोला कि राम की शक्ति पूजा तो है, कहीं ना कहीं एक यूपीएससी के एस्पिरेंट की भी एक पूजा है, क्योंकि आप निराशा और हताशा के बीच में, आशा के बीच में आप झूलते हो, और वहां पे भी वही वही सारी चीजें उनके पास हो रही है। तो उसमें एक सेंटेंस भी है कि राम विचलित हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। तो मैंने बच्चों को बोला था, मैंने आप विचलित हो सकते हो यूपीएससी की तैयारी में, लेकिन आप जब तक आप खुद हार नहीं मानोगे तब तक हार नहीं मान सकते। तो कहीं ना कहीं हमें यूपीएससी की तैयारी से हमारा हिंदी लिटरेचर कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जोड़ता भी है। और जहां तक मुझे लगता है कि जैसे कि हम लोग बचपन से कहीं ना कहीं कहानी लोग पढ़ते ही हैं, तो मुझे लगता है एक मनोरंजन के तौर पर भी हम लोग बच्चे इसको पढ़ते ही हैं, बहुत ज्यादा बोझिल सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बहुत और ज्यादा वर्ड तो आपने गलत लगा दिया, ये बिल्कुल भी बोझिल नहीं है। दूसरी बात, हाँ एक चीज बिल्कुल। आपने कही कि यूपीएससी में हिंदी साहित्य काम आएगा। आप यूपीएससी से आगे चलिए, पूरे जीवन भर अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है ना, तो आप एक अलग व्यक्तित्व बन के निकलते हैं। आप आज जब हम अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, तो वो जो चीजें जो हिंदी साहित्य ने हमें सिखाई, वो आज भी कहीं ना कहीं इस प्रशासन में हमें काम आती है। वो जो मन में भाव